Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of science. Dear students, in our previous videos, as you know, we already start our chapter 1 and also continuous videos we will be proceed for next topic, next contents. So let's come with me and begins to new topic. Title of the today's topic is irrigation. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है इरिगेशन पेड़ पौधों में पानी डालना, सिंचाई करना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और हम बात करते हैं वाटर की, तो पानी हर एक लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नेसेसरी कंपोनेंट्स में शामिल होता है। लिविंग थिंग्स के अंदर हम बात करते हैं प्लांट्स के साथ साथ में एनिमल्स की और ह्यूमंस की, उनके लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है जितना प्लांट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्लांट्स को किस तरह से हम इरिगेट कर सकते हैं, सिंचित कर सकते हैं, उसे पानी दे सकते हैं, और किस तरह से एंशिएंट टाइम में पुराने समय में सिंचाई की जाती थी और कैसे कैसे समय बदलता रहा और पानी जो सिंचाई करने वाले जो सोर्स हैं उनको हम चेंज करते रहे, किस तरह से हमने वाटर की इम्पोर्टेंस समझी और फिर हमने वाटर को सेव करना भी सीखा और उसके लिए हमने अलग अलग मेथड्स भी बनाए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक इरिगेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारी टॉपिक इरिगेशन। देखते हैं एज और बुक नॉलेज क्या हमें देखने को मिलता है और क्या हमें पढ़ने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, लिखा क्या है इसमें, यहाँ ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। जैसा हमने बताया कि हर एक जो लिविंग थिंग्स है उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि पानी जो है उसकी हमें आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें पानी की ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स, और पानी का एब्जॉर्वेशन, अवशोषण जिसको हम बोलते हैं, एब्जॉर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं अवशोषण करना। पानी को अवशोषण पौधे की जड़ों से होता है। एलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और पानी के साथ साथ में फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स भी उन पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, और प्लांट्स की बात की जा रही है कि प्लांट्स के अंदर एटलीस्ट 90% क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। क्यों? जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, की बीजों का जो अंकुरण होता है, बीजों में से जो अंकुरित बीज जो बनते हैं, पौधे की जो ग्रोथ स्टार्ट होती है अंकुरण से, वो क्या होती है, डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन, वो सूखे में नहीं हो सकती। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है, जो खनिज लवण होते हैं उनकी बात की जाती है। डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं, पोषक तत्व जिसको हम बोल सकते हैं, पानी में घुले हुए रहते हैं। ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो पानी के साथ साथ में प्लांट्स के हर एक पार्ट तक ट्रांसफर्ड होते रहते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। क्या कहा इसने, जो पानी है वो पानी क्या करता है, फसलों को किस चीज़ से, क्रॉप्स को किस चीज़ से बचाता है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला, और एयर करंट मतलब हॉट एयर, गर्म हवाओं से और पाले से पानी उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर्स ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ, और साथ में क्या कहा कि मिट्टी के अंदर नमी को भी बनाए रखता है ताकि उससे फसल की पैदावार अच्छी हो। फील्ड्स हैव बी द वाटर रेगुलरली, इसीलिए खेतों के अंदर सिंचाई रेगुलरली, नियमित तौर से करनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या कहा इसने, एक निश्चित नियमित समय के अनुसार अगर खेतों के अंदर सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है, तो उसे हम इरिगेशन का नाम देते हैं, उसको हम सिंचाई कहते हैं उसको। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स, फसलों के अनुसार सिंचाई करने का जो टाइम है वो सबका अलग अलग होता है। सॉइल टू सॉइल,
मिट्टी के अनुसार भी सिंचाई करने का समय बदलता है, सीजन टू सीजन, और अगर सीजन के अकॉर्डिंग भी सिंचाई का समय बदलता है। कैसे, देखते हैं इसको आगे। इन समर, गर्मी के दिनों के अंदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज़ हायर, गर्मी के अंदर सिंचाई करने का जो समय है वो हायर होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर होगी। वाई, इसका कारण क्यों है, क्योंकि हमें पता है क्लाइमेट बिल्कुल गर्म रहता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, नमी बिल्कुल नहीं रहती, इसलिए उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वाई इट इज़ सो, देखते हैं। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, क्या कहा इसने, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर और जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके अंदर इवोपोरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जल वाष्प, मतलब पौधे की पत्तियों में से वाष्प बन करके बाहर निकलना। तो ये सारी जब चीज़ें स्टार्ट होती है, इवोपोरेशन कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, वेपर्स बन करके, भाप बन करके पानी उड़ने लग जाता है, शुष्क जो नमी जो है वो धीरे धीरे सूखेपन में कन्वर्ट हो जाती है, तब हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। I am careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. क्या कहा इसने, इस साल में समर के अंदर अपने पौधों को लेकर के काफ़ी केयरफुल हूँ, क्योंकि पिछले साल, पिछली गर्मी के अंदर जो प्लांट्स हैं ड्राइड, सूखे हो गए थे, एंड डाइड, खत्म हो गए थे, मर गए थे। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम सिंचाई कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, के पानी के वो सोर्स जिनसे हम सिंचाई कर सकते हैं कौन से हैं, आर वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो सोर्सेज इन्होंने बता रखे हैं जिनसे हम खेतों के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन दे रखा है। पहले हमें ट्रेडिशनल मेथड्स देखने हैं इरिगेशन के, जैसा ये इस फोटो में आपको दिखा रखा है, और उसके बाद में स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं इरिगेशन के वो कौन कौन से हैं और कैसे पुराने समय के अंदर सिंचाई की जाती थी। देखते हैं आगे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lake and canals is lifted up by different method in different region for taking it to the field। क्या कहा इसने कि खेतों में सिंचाई करने के लिए कुओं से या फिर जो नहर थी या कैनल जो थे उनसे, झीलों से अलग अलग तरीके से पानी को निकाल करके अलग अलग तरीकों से खेतों तक पहुंचाया जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स, इसके अंदर मवेशी जानवरों को काम में लेते थे, ह्यूमंस और इंसानों को भी काम में लेते थे एज लाइक लेबर, मजदूर। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए ये जो मेथड्स थे वो क्या थे, चीपर थे, सस्ते थे, बट लेस एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है जिसको हम बोल सकते हैं कम कारगर, ये एक तरह से कम दक्ष, ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते थे, इतने प्रभावशाली नहीं हुए। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, लेकिन उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, यही मेथड काम में लिए जाते थे, लेकिन ये कम इफ़ेक्टिव थे, कम कारगर थे। अब कौन कौन से ऐसे वेरियस ट्रेडिशनल मेथड थे देखते हैं। पहले मोट को इसने दिया पुली सिस्टम, जिसको हम घिरनी बोल सकते हैं। चैन पंप को चैन के साथ में खींचा जाता था। ये देखो पिक्चराइजेशन यहाँ पर जो कर रखा है वो ट्रेडिशनल जो मेथड थे उनको देखो। यहाँ पर मोट, इसके अंदर पानी को भर करके बाहर निकाला जाता है। फिर यहाँ पर इसने चैन पंप दे रखा है, चैन से पानी को खींच करके बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर इसने ढेकली दे रखी है, ढेकली एंड रहट लीवर सिस्टम दे रखा है इसने, जिसको उत्तोलक बोल सकते हैं कि पानी को हम इस समय से रहट, इसके अंदर बैल को लगा करके पानी को निकाला जाता था। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, और पंप्स को भी लगाया जाता था पानी को ऊपर खींचने के लिए। जिसके अंदर डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स, और इनके अंदर इन सोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता था उस पंप को चलाने के लिए, जिसमें डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी को काम में लेते थे इन पंप्स को चलाने के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स मॉडर्न मेथड बता रखे हैं इरिगेशन की कि नए आधुनिक तरीकों से हम कैसे सिंचाई कर सकते हैं। देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। क्या कहा इसने कि यहाँ जो मॉडर्न मेथड्स हैं, पहले देखो हमने ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ा और अब यहाँ पर हम मॉडर्न मेथड को पढ़ रहे हैं। मॉडर्न मेथड में इसने क्या कहा कि मॉडर्न मेथड जो सिंचाई के हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ में ही जो वाटर है उसको इकोनॉमिकली मतलब पानी को भी हम बचा सकते हैं या पानी की हम सेविंग कर सकते हैं। जिसमें सिस्टम कौन से दे रखे हैं या कौन कौन से मेथड्स है उसके अंदर सबसे पहले मेथड दे रखा है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या दिया है, इसने देखो यहाँ फोटो में भी दिखा रखा है, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फव्वारा सिस्टम। अब क्या होता है उसके अंदर, देखिए आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम को हिंदी बोलते हैं छिड़काव। ओके, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये ऐसी जगह पर ज़्यादा काम में आता है जहाँ पर जो लैंड ज़मीन है वो अनइवन हो, समतल नहीं हो और वहाँ पर क्या हो, पानी जो निश्चित मात्रा में पानी नहीं हो, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं हो। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। परपेंडिकुलर पाइप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि खड़े पाइप। खड़े पाइप का मतलब एक जो ज़मीन के ऊपर बिछाए हुए पाइप होते हैं और एक उन्हीं पाइप्स के ऊपर दूसरे पाइप के होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, खड़ी हुई पोजीशन में होते हैं, जैसे आपने फव्वारे को देखा है। और उनके टॉप के ऊपर क्या लगे रहते हैं, नोजल्स लगे रहते हैं। आर जॉइन द मेन पाइप्स आर रेगुलर इंटरवल्स। जो मेन पाइप के साथ में एक निश्चित दूरी के ऊपर उनके पाइप्स उधर देखते समझ सकते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन में खड़े रहते हैं और उनके ऊपर नोजल्स लगे रहते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, और जब पानी को फ्लो करवाया जाता है थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप। पंप की हेल्प के साथ में एक मेन पाइप में से जब पानी को फ्लो करवाया जाता है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो ये पानी क्या होता है, उन्हीं नोजल्स से बाहर निकलता है, मतलब स्केप होकर के एक तरह से बाहर बिखर करके निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंग्ड ऑन द क्रॉप, और उन फसल के ऊपर एक तरह से फव्वारे का छिड़काव जैसा पानी गिरता है। इफ़ इट इज़ रेनिंग, ऐसा लगता है लाइक रेनिंग, बरसात हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, बड़े बड़े खुले मैदान होते हैं उनके अंदर, कॉफ़ी के बागानों में, प्लांटेशन एंड द सेवरल अदर क्रॉप्स, बाकी और भी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर जो फव्वारा सिस्टम में छिड़काव जिसको हम बोल सकते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मॉडर्न जो मेथड्स हैं इरिगेशन के अंदर, उनमें फर्स्ट हमारे सामने कौन सा आया, स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकंड हमारे सामने है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद सिंचाई। स्टूडेंट्स बूंद बूंद सिंचाई क्या होती है देखते हैं आपके सामने। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। क्या कहा इसने, इस ड्रॉप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो पाइप्स लाइन होती हैं उनसे सिर्फ ड्रॉप बूंद बन करके पानी ही निकलता है, और वो भी कहाँ होता है, नियर बाय द रूट्स, पौधे की बिल्कुल जड़ों में जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्रीज, और ये बेस्ट टेक्निक मानी गई है, सबसे अच्छी तरीका माना गया है जो फलों के पौधे होते हैं उनमें, बगीचों में और पेड़ों में पानी देने का। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसके अंदर किसी भी तरह से पानी का वेस्ट या पानी का जिसको हो सकते हैं दुरुपयोग नहीं होता। इट इज़ ए बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये बून इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता, तो इसको एक बून बताया गया, इसको एक वरदान बताया गया उस जगह के लिए जहाँ पर पानी पहले से ही कम है। देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी हम पिक्चराइजेशन कैसे दे रखी है। ये यहाँ पर स्टूडेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की पिक्चराइजेशन दे रखी है। इस पाइप से छोटी पाइप्स होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट कर दी जाती है, और जैसे ही पंप से स्टार्ट होती है तो इस पाइप से फ्लो करती हुई उस जगह उस पाइप से हॉल कर दिया जाता है उस प्लांट की रूट में, ताकि उससे सिर्फ बूंद बूंद बन करके ही उस प्लांट की रूट में पानी जाता है, जिससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में कि किस तरह से पौधों की, खेतों की हम सिंचाई करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है पेड़ पौधों की सिंचाई करना, और साथ में ही हमने इस चीज़ को भी समझा और पढ़ा कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड थे जिनसे हम सिंचाई करते थे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपना करके हमने देखा कि कौन कौन से मेथड है जिनसे हम पौधों की सिंचाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ जिसमें दे रखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये वीड्स क्या होते हैं और इनसे हमें फसलों को प्रोटेक्ट क्यों करना है देखते हैं। बूझो एंड पहली वेंट टू नियर बाय
wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। क्या कहा इसने? बूझो और पहेली गेहूं के खेत के पास में गए या गेहूं के खेत की तरफ गए और उन्होंने क्या देखा कि गेहूं की जो फसल है उसके साथ में कुछ और प्लांट्स भी उगे हुए हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। क्या कहा इसने कि ये जो बाकी जो प्लांट्स है ये प्लांट्स क्या किसी उद्देश्य के लिए या किसी पर्पज से उगाए गए हैं? मीन्स प्लांट्स उगाए गए हैं या अपने आप उगे हैं, ये चीज़ इसके अंदर मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कहा स्टूडेंट्स यहाँ? इन ए फील्ड की एक खेत में मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स की मतलब अवांछित जिनको हम अपनी मर्जी से उगाते नहीं हैं, मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स जो क्रॉप्स फसलों के साथ में उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन अवांछित या बिना इच्छा के या बिना मन के जो प्लांट्स अपने आप से उग जाते हैं जिनको हम किसी भी पर्पज से किसी भी उद्देश्य से उगाते नहीं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छा टॉपिक है, इस पे जो डेफिनेशंस है वो लर्न भी होनी चाहिए। पहले एक इरिगेशन की डेफिनेशन आई है, अब वीड्स के बारे में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट देखते हैं, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीड्स को रिमूव करना, खेत से वीड्स को रिमूव करना, इसको बोलते हैं वीडिंग, और वीडिंग को हिंदी बोलते हैं निराई करना। Weeding is necessary since weeds compete with the crops plant for water, nutrients, space and light। क्या कहा इसने? देखो, वीडिंग को या जो खरपतवार है, जो वीड्स है, उसको अपने खेत से रिमूव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्या होता है, हमारी जो प्लांट्स हैं, हमारी जो फसल है, उस फसल का जो जिसे हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जिसे हम मिनरल्स दे रहे हैं, जिसे हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, जिसे हम मैन्यूर दे रहे हैं, साथ में हम फसल को वाटर भी दे रहे हैं। ये सारी फैसिलिटी हम हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारी फसल के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। जबकि फसल के साथ में उगे हुए ये जो बाकी वीड्स हैं ये भी उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। उनको जो फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारे के सारे वीड्स ले गए, स्पेस ले गए, लाइट ले गए, क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए जो वाटर होता है वो भी सारा का सारा वीड्स ले गए। तो क्या होगा? दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो फसल की जो पैदावार है उसके ऊपर असर पड़ेगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और साथ में इसने क्या कहा कि कुछ प्लांट्स या कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हार्वेस्टिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बींग्स। और कई बार जीवित प्राणी जिसको हम ह्यूमन्स, इंसान और जो जानवर हैं जो उस फसल को खाते हैं उनके लिए विषैले, जहरीले भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ। फार्मर्स बहुत सारे ऐसे तरीके को यूटिलाइज करते हैं, अपनाते हैं, जिनसे वीड्स कम से कम हो और उनको रिमूव करने के तरीके भी अपनाते हैं। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इज अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग के बारे में इसने क्या कहा? देखो कि फसल को उगाने से पहले जो खेत को हम जोतते हैं उस समय क्या करते हैं, हम फसल के साथ में या जो खेत के अंदर जो खरपतवार जो उगे हुए रहते हैं उनको जड़ों के साथ में उखाड़ देते हैं और साथ में उनको हटा भी देते हैं। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। और साथ में क्या, तो विच मे देन ड्राई अप, वो सूख जाते हैं, एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो सॉइल मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। और इन वीड्स को हटाना सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? इनके जो पुष्प, एक तरह से मान सकते हैं फूल जो हैं और बीज जो हैं वो बनने शुरू हों उससे पहले खरपतवार को, इनको वीड्स को हटाना सबसे बेस्ट टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या कहा इसने? खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ देना या फिर इनको जमीन के बिल्कुल बराबर इनको समय समय पर काटते रहना अच्छा होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। इसको हम खुरपी की सहायता से कर सकते हैं। ए सीड ड्रिल, और साथ में सीड ड्रिल जो है उसके साथ में भी इनको हम अपरूटेड कर सकते हैं, जमीन में इनको जड़ों सहित उखाड़ भी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि
एक्चुअल में वीड्स क्यों हम रिमूव करते हैं, और ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करते हैं, और क्रॉप्स के साथ साथ में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इफेक्टिव होते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स को, कुछ रासायनिक पदार्थों को यूटिलाइज करके हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्ड वीडिसाइड्स, जिसको वीडिसाइड्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं खरपतवार नाशी। लाइक 2,4-D, जिसके अंदर 2,4-D का नाम आया है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, और इसको फसलों के अंदर स्प्रे किया जाता है जिससे खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और ये जो 2,4-D लाइक जो वीडिसाइड्स होते हैं, ये हमारी जो फसल होती है, मुख्य जो फसल होती है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। क्या कहा इसने कि ये पानी के अंदर मिलाए जाते हैं, और पानी के अंदर मिलाने के बाद में इनका स्प्रे किया जाता है। जिस जगह या जिस पोजीशन में हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरफ इनका उतना ही स्प्रे किया जाता है, और जो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicides sprayer? कि क्या वीडिसाइड जो खरपतवारनाशी को स्प्रे करने वाला जो पर्सन होता है उसको भी किसी भी तरह का कोई इफेक्ट इसके ऊपर होता है या नहीं होता है? इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर स्प्रे करता हुआ जो फार्मर है वो दिखाया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अगर स्प्रे यहाँ पर इसके द्वारा किया जाए तो इसके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। क्या कहा इसने? बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। जैसे कि इसने पहले से इस चीज़ को बता दिया, समझा दिया कि जो वीड्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकने से, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। और वो भी किस समय इसको यूटिलाइज़ किया जाता है कि जब उसके अंदर से बीज और उसका जो एक तरह से मान सकते हैं ग्रोथ, जो पुष्प, जो फ्लावर्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए उससे पहले उसके ऊपर इसको स्प्रे किया जाता है। तो इसको उस समय ही यूटिलाइज़ किया जाता है। एंड स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स मेनी इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। क्या कहा इसने? देखो, इसका जो स्वास्थ्य के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, फार्मर्स की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। उनको, फार्मर्स को ये केमिकल बहुत ही ज़्यादा सावधानी से यूटिलाइज करना चाहिए। दे शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। 2,4-D नाम से जो केमिकल्स है, इन केमिकल्स को, इन वीडिसाइड्स को यूटिलाइज करने से पहले, स्प्रे करने से पहले, लाइक दिस पर्सन, इसकी तरह अपने मुंह को, अपने नाक को किसी कपड़े से अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, जो वीडिसाइड्स हैं इनका इफेक्ट फार्मर्स की हेल्थ के ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इरिगेशन और इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो मेथड्स हैं उनके बारे में स्टडी की, और साथ में ही हमने जो हमारे वीड्स हैं उनके बारे में भी हमने समझा और जाना कि ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं। और फिर हमने इनको रिमूव करने का जो तरीका है, फसलों से हटाने का जो तरीका है, वो भी हमने आज इस वीडियो में देखा और समझा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपके साथ में होंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज़, कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी क्यूरीज़, अपने क्वेश्चंस को उस कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। और एज सुन एज पॉसिबल आपको आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व किया जाएगा, उनके सेटिस्फाइड आपको आंसर्स दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो आपको बताया गया, जो समझाया गया, आई होप दैट आप अच्छे से समझ पाए हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में होंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।